जी साथियों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पहले के 2 वीडियो में चर्चा किए थे कि शिक्षण, अभिरुचि और सामान्य ज्ञान के बारे में कि किस प्रकार का प्रश्न आता है। अभी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं ग खंड साहित्य एवं भाषा अभिरुचि। साहित्य से क्वेश्चन और भाषा अभिरुचि से इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रामचंद्र रामचंद्र शुक्ल की सबसे प्रसिद्ध रचना है, इसका सही आंसर होगा ख चिंतामणि। 2 नंबर है, नीरजा उपन्यास के रचनाकार कौन है? नीरजा उपन्यास के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। आज़ाद औरत का चेहरा के रचनाकार कौन है? आज़ाद औरत का चेहरा के रचनाकार अमृता प्रीतम जी हैं। आनंद मठ के रचनाकार कौन है? देखिए, आनंद मठ के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। जितने भी प्रश्न आते हैं, अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास से देखेंगे तो आप मुख्यतः ये जो प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के, उनकी रचनाओं को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी इस बार परीक्षा दिया था तो उन्हीं की रचना से ही मतलब एक प्रश्न आ गया था, तो जो कि मुझे पता नहीं था और बहुतों को पता था, तो मेरा शायद वो प्रश्न गलत हो गया था। तो आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 5 नंबर है, गुणार्थक शब्द पंचामृत के अंतर्गत हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों क दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। रेफ की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी रूप है। देखिए यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी जिनका है वो शब्द ही इसका सही आंसर होगा। रेफ की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी रूप कौन सा है? देखिए आप इसमें पता कर पाएंगे। क नंबर दिया है गवर्नर, गवर्नर सही है। मुहर्रम, मुहर्रम देखिए इसका मुहर्रम। ग नंबर दिया है अंतर्गत और घ है आकर्षण। तो आप इसमें जान पाएंगे कि कौन सा शब्द सही है और कौन सा शब्द गलत है, यानी शुद्ध और अशुद्ध। तो हमें यहाँ पे देखना है कि अशुद्ध वर्तनी रूप कौन सा है। इसका सही आंसर जो देख सकते हैं, यानी जो गलत है, इसमें गलत कौन सा है? गवर्नर भी सही है, मुहर्रम भी सही है और आकर्षण भी सही है। अंतर्गत आप देख सकते हैं ग के ऊपर रेफ की मात्रा लगनी चाहिए, जो कि त के ऊपर लगा हुआ है, तो अंतर्गत। इसका सही आंसर होगा ग। लोटा शब्द में या प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। देखिए लोटा शब्द में या प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? आप भी जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा लोटा या, यानी लोटा में या प्रत्यय जोड़ने से होगा लुटिया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग। 8 नंबर है, उद्धृत शब्द का सही संधि विग्रह होगा। देखिए उद्धृत जो है, इसका सही आंसर क्या होगा? उद प्लस हृत, उद्धृत। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क होगा। उद प्लस हृत, उद्धृत। तो आप संधि के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, उससे भी प्रश्न आते हैं। आप इस जितने भी प्रश्न आप पढ़ रहे हैं उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रश्न कौन कौन से कहाँ कहाँ से मतलब प्रश्न आता है और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। आप इस प्रश्न को देख करके आप जान पाएंगे कि ग्रामर जो है कौन कौन से मतलब कहाँ कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। संधि विशेष से, प्रत्यय से, उपसर्ग से भी प्रश्न आ रहा है, तो आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 9 नंबर है, संशोधन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है। देखिए इसमें उपसर्ग और मूल शब्द पूछा है। संशोधन, इसका का ऑप्शन है सन प्लस शोधन, ये भी नहीं होगा।
ख है सम प्लस शोधन, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों संशोधन का ख, सम प्लस शोधन, संशोधन। तो आप उपसर्ग के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, देख सकते हैं आप कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रश्न आते हैं और आपको क्या अच्छी तरीके से पढ़ना है। आप इस प्रश्न को देख के अनुमान लगा सकते हैं। 10 नंबर है, दैनिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं। दैनिक शब्द में देखिए, दैनिक शब्द में मूल शब्द कौन सा है? दिन है। और प्रत्यय कौन सा लगेगा? इक। दैनिक, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क, दिन प्लस एक, दैनिक। 11 नंबर है, देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द विष्णु का परिवाची नहीं है? तो आप अच्छी तरीके से परिवाची शब्द भी पढ़ लीजिएगा, पर्यायवाची शब्द भी आते हैं 1 मार्क का। देखिए, इसका सही आंसर होगा दोस्तों दामोदर, हर, जनार्दन और चक्रपाणि। तो ये तीनों ऑप्शन, जो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ही सही होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? यानी विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दामोदर, जनार्दन और चक्रपाणि, ये तीनों तो पर्यायवाची शब्द हैं ही विष्णु के। तो इसका सही आंसर होने वाला है ख, यानी हर। 12 नंबर है, संज्ञा पद के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है? देखिए, संज्ञा पद के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों काल, क्योंकि संज्ञा का प्रकार, लिंग और वचन, ये तीनों बतलाए जाते हैं और संज्ञा पद के पद परिचय में काल नहीं बतलाया जाता है। देखिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, अकस्मात क्रिया विशेषण है। अकस्मात क्रिया विशेषण, इसका सही आंसर होगा दोस्तों रीतिवाचक। देखिए, आप क्रिया विशेषण के बारे में भी अच्छे से गहन अध्ययन कर लीजिएगा। क्रिया विशेषण से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं और आप इतने सारे प्रश्न पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न जो हैं किस खंड से, किस भाग से और कौन कौन से हमें व्याकरण पढ़नी चाहिए। आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और परीक्षा में जाने से पहले हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से अवश्य ही अनुमान आप लगा सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आता है। आगे की प्रश्न है, 14 नंबर है, ओछा आदमी अधिक इतराता है के लिए उचित कहावत है क्या है? देखिए, ओछा आदमी अधिक इतराता है। क है अंधों में काना राजा, ख है अधजल गगरी छलकत जाए, ग है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, घ है बाप ने मारी मेढकी बेटा तीरंदाज। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ओछा आदमी अधिक इतराता है के लिए इसका सही आंसर होगा अधजल गगरी छलकत जाए। तो आप कहावत जो है वो भी पढ़ लीजिएगा, मुहावरे भी पढ़ लीजिएगा, इससे तो प्रश्न जरूर ही आता है। 15 नंबर है, जिसका मुझे भय था वही हुआ। वाक्य, तो यहाँ पर हमें वाक्य के बारे में भी पढ़ना होता है कि वाक्य कितने प्रकार के हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और ये जो वाक्य हैं इसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना होता है कि कौन से वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। जिसका मुझे भय था वही हुआ, एक कौन से वाक्य हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों संयुक्त वाक्य। समीचीन का पर्यायवाची है। देखिए, समीचीन का पर्यायवाची क्या होगा? समीचीन का पर्यायवाची, इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त। देखिए, एक ग में उपर्युक्त है और एक घ में उपयुक्त है, तो इस दोनों में मतलब हमें कन्फ्यूजन करने के लिए ये दे दिया गया है ताकि हम कन्फ्यूज होके ग भी टिक कर सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त।
घ होगा सही आंसर। और उपर्युक्त जो है इसका तो अर्थ होता है कि ऊपर की पंक्ति में जो लिखा होता है उसे कहते हैं उपर्युक्त। और घ नंबर उपयुक्त का अर्थ होता है उचित, समीचीन का, जो कि पर्यायवाची शब्द है। 17 नंबर है, देखिए छल का विलोम शब्द क्या होगा। छल का विलोम शब्द होगा, देखिए सफल, अछल, विछल, निश्छल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों घ, निश्छल। छल का विलोम शब्द निश्छल। तो विलोम शब्द भी हमें पढ़ने पड़ते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से बेमेल शब्द कौन सा है। बेमेल, जो कि एक ही बेमेल शब्द होगा, बाकी 3 एक ही शब्द होंगे, यानी एक ही जैसे होंगे, और एक सबसे अलग होता है, इसीलिए हम उसे बेमेल शब्द कहते हैं, जो कि तीनों से मिलने वाला शब्द नहीं होता है। देखिए क है अपराह्न, ख है आह्वान, ग है पूर्वाह्न और घ है मध्याह्न। देखिए अपराह्न, पूर्वाह्न और मध्याह्न, ये जो है यानी समय को दर्शाने वाला शब्द है ना। अपराह्न, पूर्वाह्न और मध्याह्न, ये तीनों शब्द एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन आह्वान जो है ये बेमेल शब्द है। ये तीनों शब्द से इनका बेमेल है, यानी मेल नहीं हो पा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आह्वान। देखिए 19 नंबर है, उपकार को ना मानने वाले को कहते हैं, यानी यहाँ पे आ गया, देखिए उपकार को ना मानने वाले को क्या कहते हैं, यानी एक शब्द हमें उनमें से चुनना, यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द। देखिए उपकार को ना मानने वाले को क्या कहते हैं, कृतज्ञ, कृतघ्न, कृतज्ञकारी, कृसार। तो इसका सही आंसर होगा, जो उपकार को नहीं मानते उसे कहते हैं कृतघ्न। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं, ये आप भी जानते होंगे। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। तो ये 2 प्रश्न से हमें यह ज्ञात हुआ कि हमें अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो होता है उसे भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो आप ध्यान देते रहिएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और आप उसी तरीके से अपना तैयारी कीजिएगा। आप जितने भी तैयारी कर रहे हैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरे चैनल से बहुत लाभ हो और आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। 21 नंबर है, देखिए ढोंगी शब्द का तत्सम शब्द है। ढोंगी शब्द का तत्सम शब्द क्या हो, इसका आंसर होगा दोस्तों ख, ध्यानी। 22 नंबर है, चोटी शब्द में या प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। देखिए चोटी शब्द में या प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा, आप भी जानते हैं, चोटी में या, तो चुटिया होगा। ग, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग। भूदेव में समास है, भूदेव यानी भू का देव। तो देखिए इसमें सही आंसर होगा दोस्तों तत्पुरुष समास। देखिए इससे हमें यह पता चलता है कि हमें समास के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। समास जितने भी हैं अच्छे से हमें पढ़ लेने से उसमें से भी प्रश्न आते हैं। 24 नंबर है, नेत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नयन, चक्षु, कर, लोचन, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कर यानी हाथ होता है, हस्त होता है, तो इसीलिए नेत्र का पर्यायवाची शब्द कर नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कर। 25 नंबर है, देखिए सकल, शक्ल का क्रमशः अर्थ है, ये दोनों शब्द दिया गया है, इसका हमें अर्थ बताना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है संपूर्ण सूरत, संपूर्ण खंड, कला साहित, कला रहित, सूरत खंड। देखिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों सकल यानी होता है संपूर्ण, और शक्ल यानी होता है चेहरा यानी सूरत। तो इसका सही आंसर होगा क, संपूर्ण सूरत। तो यही प्रश्न आपका
अंतिम प्रश्न था, यानी हिंदी साहित्य और भाषा के ऊपर। तो आपको ज्ञात हो गया होगा दोस्तों कि हमें कहाँ कहाँ से कौन कौन से भाग से हमें पढ़ने से अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ ही गए होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो परीक्षा के लिए लाता रहूँगा। देख सकते हैं। और बाद में रहा 25 मार्क जो है हिंदी भाषा दक्षता के ऊपर प्रश्न आता है। देखिए आप देख लीजिए, ग खंड घ, यानी ये अंतिम 25 मार्क्स के हैं। और आप जो 75 मार्क के पढ़े वो MCQ था, और ये हमें हिंदी भाषा दक्षता हमें लिखना पड़ता है, इस सब्जेक्टिव के अंतर्गत आ जाता है। देख सकते हैं कि इस प्रकार का गद्यांश दिया जाएगा आपको, और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना पड़ता है। तो हमें शीर्षक इस प्रकार का लिखना पड़ता है। देखिए मैं जो परीक्षा दिया था, मैं इस गद्यांश को, मैं तो 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ, और 2023 का प्रश्न अभी नहीं आया है दोस्तों। तो मैं जब प्रश्न का उत्तर दे रहा था, यानी ये सब्जेक्टिव का, तो मैं बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। मुझे पढ़ने के लिए मैं लगभग 6 से 7 बार पढ़ा गद्यांश को। उसके बाद मुझे समझ में आया, क्योंकि समय बहुत मिलता है, आप घबराइएगा नहीं, ध्यान से पढ़ के इसमें बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो 3 घंटे समय मिलते हैं, आप उसमें अच्छे से पढ़ के लिख पाएंगे। देखिए गद्यांश है, और आप जो उपयुक्त शीर्षक देंगे, उस शीर्षक जो देंगे उसका व्याख्या भी आपको करना पड़ेगा। देख सकते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न आता है, और आप जो शीर्षक देंगे उसका व्याख्या करना पड़ता है, तात्पर्य भी समझाना पड़ता है। और घ है, देखिए उपयुक्त गद्यांश का भाव संक्षेप में लिखें। और ये जो गद्यांश है यहाँ जो दिया गया है, इस गद्यांश का शीर्षक देने के साथ साथ हमें इसका भाव संक्षेप में भी लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि प्रश्न इस प्रकार से आता है, आप नीचे की ओर भी देख सकते हैं। फिर है 2 मार्क के लिए जो आता है, पल्लवन आता है। देख सकते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। तो मैं आपको बता दूं, एक सबसे अच्छा ट्रिक है, पल्लवन करने के लिए कहावत ही आता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। हमारे समय में आया था, अधजल गगरी छलकत जाए, तो मैं यही लिखा था। और एक आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ याद आया कि ये आया था कि बंदर जाने अदरक का स्वाद, ऐसा कुछ है, तो मुझे शायद अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन यही आया था। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा और अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। तो इसको पल्लवन करना पड़ता है, जो कि 2 मार्क्स का है। और तीसरा नंबर है, देखिए यहाँ पे पढ़कर शीर्षक बताते हुए लिखना पड़ेगा। ये गद्यांश का शीर्षक है, और देख सकते हैं आप, ये पढ़ने के बाद इसका भी 2 इसी तरह गद्यांश 2 ठो आता है, तो आप उसका शीर्षक बताइएगा और भाव संक्षेपण करना पड़ेगा। और अंत में आप देख सकते हैं 10 मार्क के लिए निबंध लिखना पड़ता है दोस्तों। तो निबंध के लिए आपको 150 शब्दों में लिखना पड़ेगा, जो कि 4 दिए जाते हैं, उनमें से हमें एक विषय पर लिखना होता है निबंध। और निबंध के लिए आप देख सकते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता, स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं उपाय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशेषताएं। तो आप ये देख लिए। और निबंध लिखने के लिए लगभग आपको 1 पेज ही, इसमें छोटा छोटा है ना, तो यहाँ पे है, और लगभग 1 पेज ही मिलता है, हम लोग को 1 पेज ही मिला था। आप इसके नीचे तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं, तो उसका भी जवाब मैं जल्द ही देने वाला हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको कोई और डाउट है तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। अब अगली वीडियो में मिलते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।